नमस्कार दोस्तों, मार्केट इन 10 मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए एक जरूरी खबर है। हमारे चैनल पर अब एक नई मॉर्निंग वीडियो सीरीज शुरू होने जा रही है जो हर मंगलवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे आएगी। इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार खत्म किया। सेंसेक्स 369 अंक चढ़कर 84,997 पर और निफ्टी 118 अंक बढ़कर 26,054 पर बंद हुआ। बैंकिंग, मेटल और मिड कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स लगातार 6 दिन रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। मेटल सेक्टर में ग्लोबल डिमांड और कमोडिटी प्राइस में स्थिरता ने शानदार सपोर्ट दिया, जिससे एनएमडीसी और सेल जैसे स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली। एमएन फाइनेंस के शेयर 7% तक उछले क्योंकि कंपनी के तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स ने इसे सपोर्ट किया। इसी तरह एमआरपीएल में भी शानदार खरीदारी रही, जबकि अदानी ग्रुप के शेयरों में 11% तक की तेजी आई क्योंकि ग्रुप की यूनिट्स ने बेहतरीन रिजल्ट्स पेश किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 1% से ज्यादा की बढ़त रही, जिसने निफ्टी की तेजी में बड़ा योगदान दिया। एसबीआई लाइफ ने लगातार तीसरे दिन मजबूती दिखाई और 3 दिनों में करीब 7 अंक ऊपर गया। वरुण बेवरेजेस 9% उछला क्योंकि कंपनी ने शानदार नतीजे जारी किए और कार्लसबर्ग अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया। सीजी पावर के शेयर 4% बढ़े क्योंकि कंपनी का मुनाफा साल दर साल 31% बढ़ा। हडको में भी 4% की तेजी रही। आईआईएम कोलकाता और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू साइन करने के बाद। वहीं एनएलसी इंडिया 3% टूटा और टॉप मिड कैप लूजर रहा। रुपए में भी हल्की मजबूती रही जो बुधवार को 88.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इससे संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशकों का रुख फिलहाल संतुलित बना हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट विनोद नायर का कहना है कि भारतीय बाजार को एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों और ग्लोबल ट्रेड डील की उम्मीदों ने सहारा दिया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण ऑयल स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली। अब बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी पर है, जहां 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करें इंटरनेशनल अपडेट की, तो साउथ कोरिया में चल रहे एपेक समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता और अच्छे दोस्त बताया और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब एशिया की बड़ी ताकत बन चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस डील में टैरिफ 15% तक घटता है तो भारत के कई सेक्टरों को बड़ा फायदा मिल सकता है। कूटनीतिक हलकों में इसे इंडिया यूएस इकोनॉमिक रीसेट के रूप में देखा जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ सकता है। अब बात सेबी के नए प्रस्ताव की। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की टोटल एक्सपेंस रेशियो घटाने का प्रस्ताव दिया है ताकि निवेशकों को कम खर्च में बेहतर रिटर्न मिल सके। फिलहाल एएमसी कंपनियां जो खर्च फंड मैनेजमेंट और ऑपरेशन के लिए लेती हैं उसे घटाने की बात हो रही है। क्लोज्ड एंडेड फंड्स के लिए 0.25% और ओपन एंडेड फंड्स के लिए 215 बेसिस पॉइंट तक की कटौती का सुझाव है। सेबी ने ब्रोकरेज फीस पर भी सख्ती की है। कैश मार्केट में लिमिट 12 बीपीएस से घटाकर 2 बीपीएस और डेरिवेटिव ट्रेड्स में 5 बीपीएस से घटाकर 1 बीपीएस करने का प्रस्ताव है। इससे निवेशकों को फायदा तो मिलेगा, लेकिन एएमसी और ब्रोकरेज कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है। ब्रोकरेज अनुमानों के मुताबिक एएमसीज की अर्निंग्स 15 से 25% तक घट सकती हैं। बुधवार को एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और निप्पॉन एएमसी जैसे स्टॉक्स में 4 से 5% की गिरावट आई, जबकि मोतीलाल ओसवाल, कैम्स और नुवामा वेल्थ जैसे ब्रोकरेज स्टॉक्स 10% से ज्यादा टूटे। अब एक बड़ी घरेलू खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया है। इससे राज्य के किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया था, जहां शुरुआती किस्म का रेट 415 रुपये और देर वाली किस्म का रेट 408 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। दोनों राज्यों का यह फैसला किसानों के लिए दिवाली गिफ्ट की तरह है और इससे उनकी आय में सीधा फायदा होगा।
वेदांता डीमर्जर पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है क्योंकि मुंबई एनसीएलटी की बेंच में बदलाव हुआ है। अब इस मामले की नई सुनवाई 12 नवंबर से शुरू होगी। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो दिसंबर तक वेदांता की नई कंपनियों की लिस्टिंग की संभावना है। वेदांता का मकसद है कि उसका हर बिजनेस जैसे एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, पावर, स्टील और बेस मेटल्स अलग अलग पब्लिक लिस्टेड कंपनी के रूप में काम करे। इस डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर्स को हर नई यूनिट के शेयर मिलेंगे, जिससे एक ही निवेश से कई कंपनियों का फायदा मिलेगा। अब शुगर सेक्टर की बात करें तो सरकार शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी देने पर विचार कर रही है क्योंकि इस साल एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए चीनी का डाइवर्जन काफी कम रहा है। 2024-25 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 34 लाख टन चीनी एथेनॉल में बदली गई। इससे देश में भारी स्टॉक बचा हुआ है और एक्सपोर्ट की संभावना बढ़ गई है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के मुताबिक भारत में हर साल 325 से 330 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि खपत करीब 275 से 280 लाख टन की रहती है, यानी हर साल 40 से 50 लाख टन का सरप्लस बनता है। शुगर कंपनियों के शेयरों में इस खबर का सीधा असर दिखा। ईआईडी पैरी 3%, बलरामपुर चीनी 2%, रेणुका शुगर्स 2% और उत्तम शुगर्स और डीसीएम श्रीराम शुगर्स 5% तक चढ़े। इंडस्ट्री की डिमांड है कि सरकार जल्दी फैसला ले ताकि किसानों के बकाये चुकाने और एथेनॉल प्रोजेक्ट्स में निवेश को बढ़ावा मिले। आने वाले महीनों में नई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं। अब बात एलएनटी की। कंपनी के शेयर आज 4016 रुपए के नए 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गए हैं। एलएनटी को सऊदी अरब में 380 केवी सबस्टेशन और 420 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू 2500 से 5000 करोड़ रुपए के बीच में है। जेएम फाइनेंस के मुताबिक एलएनटी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में ही 2 लाख करोड़ के ऑर्डर हासिल कर लिए हैं और अब कुवैत में 43,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर नजर है। फिलहाल कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 6 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जो आने वाले महीनों में उसके शेयरों के लिए मजबूत संकेत देता है। कोल इंडिया के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा घटकर 4,263 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 6,274 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू थोड़ा कम होकर 30,187 करोड़ रुपए पर आया, लेकिन ये बाजार की उम्मीद से बेहतर रहा। लागत बढ़ने के कारण एबिडा में गिरावट आई और मार्जिन 27.6% से घटकर 22.3% रह गया, यानी लगभग 530 बेसिस पॉइंट की कमी। नतीजों की सुस्ती के बीच कंपनी ने शेयर धारकों को राहत देते हुए 10.25 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। मजबूत कैश रिजर्व के चलते कंपनी डिविडेंड नीति पर कायम रह सकती है, जिससे ये एक भरोसेमंद डिविडेंड स्टॉक बनी रहेगी। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में बिजली की मांग बढ़ने से बिक्री में सुधार देखने को मिल सकता है। एनएलसी इंडिया के लिए इस तिमाही में मुनाफा 911 करोड़ से घटकर 665 करोड़ रहा, लेकिन कंपनी की आय बढ़कर 4,178 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एबिडा 1,073 करोड़ से बढ़कर 1,399 करोड़ रहा और मार्जिन में सुधार दिखा, जो 29.3% से बढ़कर 33.5% हो गया, यानी ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी ने मजबूत परफॉर्मेंस दी। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के नतीजे मिले जुले रहे। मुनाफा मामूली बढ़कर 65 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 1,294 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,341 करोड़ रुपए पर पहुंचा। हालांकि एबिडा में हल्की गिरावट आई और मार्जिन 8.9% से घटकर 8.1% रह गया, जो संकेत देता है कि लागत दबाव अभी भी बना हुआ है। अपार इंडस्ट्रीज ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 194 करोड़ रुपए से बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 4,644 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,715 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एबिडा 357 करोड़ से बढ़कर 461 करोड़ रहा और मार्जिन 7.7% से 8.1% तक सुधरा। स्टॉक ने हाल के हफ्तों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एक हफ्ते में करीब 11%, एक महीने में 14% की तेजी और 3 सालों में 550% का रिटर्न दिया है, जो इसकी दीर्घकालिक मजबूती दिखाता है। वरुण बेवरेजेस के Q3 नतीजे भी मजबूत रहे हैं। कंपनी की सेल्स वॉल्यूम 2.4% बढ़कर 273.8 मिलियन केस रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में 9% की ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू 4,896 करोड़ रुपए रहा और नेट प्रॉफिट 20% बढ़कर 742 करोड़ रुपए पहुंच गया। ग्रॉस मार्जिन 119 बेसिस पॉइंट सुधरकर 56.7% हो गया। हालांकि एबिडा मार्जिन 24% से घटकर 23.4% पर आ गया। कंपनी ने एल्कोबेव बिजनेस में एंट्री ली है और कार्लसबर्ग के साथ साझेदारी कर अफ्रीकी बाजारों में बियर सेगमेंट में भी कदम रखा है। रेमंड लाइफस्टाइल के नतीजे भी उत्साहजनक रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 78% बढ़कर 75 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि रेवेन्यू 7.3% बढ़कर 1,832 करोड़ रुपए रहा। एबिडा 712 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ रुपए पर रहा। हालांकि मार्जिन थोड़ा घटकर 12.3% रह गया।
टेक्सटाइल सेगमेंट में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ दिखी, लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस में अमेरिकी टैरिफ और ऑर्डर डिफरल के चलते कुछ दबाव बना रहा। कुल मिलाकर कंपनी का घरेलू प्रदर्शन मजबूत रहा है और आने वाले त्योहार सीजन में मांग और बेहतर हो सकती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और ये 7% से ज्यादा चढ़कर 142 रुपए तक पहुंच गए, जो इसका 52 हफ्ते का नया हाई लेवल है। ये तेजी कंपनी के Q2 नतीजों से पहले देखने को मिली। बाजार का अनुमान है कि सेल की आय करीब 25,422 करोड़ रुपए रह सकती है, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुनाफा 85% घटकर 136 करोड़ रुपए तक गिरने की संभावना है। ऐसा स्टील की कीमतों में गिरावट और मार्जिन पर दबाव की वजह से हो सकता है। सीजी पावर के नतीजे उम्मीद से थोड़े कमजोर रहे, लेकिन स्टॉक में फिर भी 2% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी का मुनाफा 30% बढ़कर 286.7 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू 2,922 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो 21% की सालाना बढ़ती है। मार्जिन में सुधार हुआ और ये 12.9% पर पहुंच गया। कंपनी का ऑर्डर बुक 13,568 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस ग्रोथ की अच्छी संभावना दिखती है। साथ ही कंपनी ने अपने स्विच गियर बिजनेस के लिए 748 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की मंजूरी दी है। सीजी पावर की सब्सिडियरी सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बड़ी सरकारी मदद मिली है। केंद्र सरकार 5 साल में 3,501 करोड़ रुपए की सहायता देगी, जबकि राज्य सरकार से 1,400 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इससे कंपनी के नए प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयरों में लगभग 12% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी के नतीजे अच्छे रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7% बढ़कर 286 करोड़ रुपए पहुंच गया और नेट इंटरेस्ट इनकम 15% बढ़कर 590 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी लगातार छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार वाले ग्राहकों को लोन दे रही है, जिससे इसकी मांग स्थिर बनी हुई है। कुल आय 790 करोड़ रुपए रही, जो डबल डिजिट ग्रोथ को दर्शाती है। एनएमडीसी स्टील के नतीजों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। कंपनी का घाटा 81% घटकर 595 करोड़ से सिर्फ 115 करोड़ रुपए रह गया। रेवेन्यू 123% बढ़कर 3,390 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो मजबूत ऑपरेशनल स्केल दिखाता है। एबिडा भी घाटे से मुनाफे में बदल गया और 208 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन 6.1% तक सुधरे। ये कंपनी सरकार की एनएमडीसी की सब्सिडियरी है और छत्तीसगढ़ में 3 MTA का स्टील प्लांट चलाती है, जो हाई क्वालिटी स्टील बनाती है। हालांकि अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक 6% गिरा, जिससे संकेत मिला कि निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। रैडिको खैतान के नतीजे शानदार रहे। कंपनी का मुनाफा 72% बढ़कर 139.5 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू 34% बढ़कर 1,493 करोड़ रुपए रहा और एबिडा 45% चढ़कर 237.4 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी के चेयरमैन ललित खैतान ने बताया कि रॉ मटेरियल की कीमतें स्थिर रहीं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाने से मार्जिन में मजबूती आई। साथ ही कंपनी अपने 8 सब्सिडियरी यूनिट्स को मिलाने जा रही है, ताकि ऑपरेशन और मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बनाया जा सके। अंडा कारोबार से जुड़ी कंपनी SKM एग प्रोडक्ट्स ने अपने Q2 नतीजे जारी किए हैं और साथ ही एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अब 10 रुपए वाले एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटेगी, यानी अब हर शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपए होगा और रिकॉर्ड डेट जल्द घोषित की जाएगी। इससे कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ेगी और छोटे निवेशकों की भागीदारी आसान होगी। Q2 में कंपनी की बिक्री, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 19% से लेकर 65% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी का फोकस अब रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने पर है। फार्मा सेक्टर की कंपनी सैनोफी इंडिया ने भी अपने नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 82 करोड़ रुपए से घटकर 76 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू भी 524 करोड़ रुपए से घटकर 475 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि कंपनी का EBITDA बढ़कर 134 करोड़ रुपए हो गया। मार्जिन 22.8% से सुधरकर 28.2% पर पहुंच गया। कंपनी ने निवेशकों को 75 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर तय की गई है और भुगतान अगले 30 दिनों में किया जाएगा। VST इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों ने दूसरी तिमाही के नतीजों में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। VST इंडस्ट्रीज ने अपने मुनाफे और मार्जिन में मजबूत सुधार किया है, जबकि TCI ने लगातार ग्रोथ और स्थिरता बनाए रखी है। VST इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में हल्की गिरावट आई, लेकिन कंपनी ने खर्चों को कंट्रोल करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन दोनों में बढ़ोतरी की है। उनका नेट प्रॉफिट 47.5 करोड़ से बढ़कर 59.2 करोड़ हो गया और EBITDA मार्जिन 23.4% तक पहुंच गया। यानी कंपनी ने कम बिक्री के बावजूद प्रीमियम प्रोडक्ट्स और लागत प्रबंधन से शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है।
TCI ने भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत रखी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 106 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ पहुंचा और रेवेन्यू भी करीब 1200 करोड़ के पार गया। बढ़ती ईंधन लागत के बावजूद कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, जो उसके डाइवर्स कस्टमर नेटवर्क और मजबूत बिजनेस मॉडल की ताकत को दिखाता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि VST इंडस्ट्रीज के बेहतर मार्जिन और TCI की स्थिर ग्रोथ दोनों ही निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत हैं। ऐसे में अगर शेयरों में कोई गिरावट आए तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बढ़िया मौके हो सकते हैं। सुज़लॉन एनर्जी ने अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने राहुल जैन को नया ग्रुप CFO नियुक्त किया है, जो 15 दिसंबर से पदभार संभालेंगे। राहुल जैन के पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है और उन्होंने SRF लिमिटेड में 17 साल तक ग्रुप CFO के रूप में काम किया है। इसके साथ ही भरत रमानी को नया इंटरनल ऑडिटर नियुक्त किया गया है, जिनके पास डिलॉयट, PwC और क्रेडिट स्विस जैसी कंपनियों में 24 साल का अनुभव है। भारतीय वेरेबल ब्रांड बोर्ड की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग को सेबी से 1500 करोड़ रुपए के IPO की मंजूरी मिल गई है। इस IPO में 500 करोड़ रुपए का नया इशू और 1000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। बोर्ड के लिए ये दूसरी कोशिश है, क्योंकि 2022 में इसकी IPO योजना रद्द हो गई थी। इस बार कंपनी को गोल्डमैन सैक्स, JM फाइनेंशियल और ICICI सिक्योरिटीज जैसे बड़े बैंकर सपोर्ट कर रहे हैं। कोहेंस लाइफ साइंसेज के स्टॉक में आज तेज गिरावट देखने को मिली। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर V प्रसाद राजू के इस्तीफे की खबर के बाद शेयर 10% तक टूट गए। राजू का इस्तीफा 28 अक्टूबर से लागू हो गया है। कंपनी ने CFO हिमांशु अग्रवाल को 29 अक्टूबर से एडिशनल डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो शेयर धारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं अनौंडिता मेडिकर की, जो पिछले कुछ दिनों से बाजार में लगातार सुर्खियां बटोर रही है। सितंबर में इसका IPO आया था और लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयर 90% प्रीमियम पर खुला था। इसके बाद से स्टॉक ने करीब 96% का रिटर्न दिया है। कंपनी कंडोम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और इसका मशहूर ब्रांड नाम कोबरा है, जो कई फ्लेवर में कंडोम बेचता है। पहले ये बड़ी फार्मा कंपनियों को सप्लाई करती थी, लेकिन अब इसका खुद का ब्रांड मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। सेलेकॉर गैजेट्स के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी आई है। बुधवार को स्टॉक करीब 6% चढ़ गया। वजह है FIIs ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 8.8% कर ली है। इस भरोसे के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में दक्षिण भारत की बड़ी मोबाइल रिटेल चेन पूर्विका मोबाइल्स के साथ पार्टनरशिप की है। इससे हर साल करीब 150 करोड़ रुपए की नई बिक्री की उम्मीद है और कंपनी की मौजूदगी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में और मजबूत होगी। अब नई अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो एनवीडिया ने इतिहास रच दिया है। ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हासिल किया है। कंपनी के शेयर नैस्डैक पर करीब 5% बढ़कर $201 पर पहुंच गए। एनवीडिया की तेजी के पीछे बड़ा कारण है उसके AI चिप्स की जबरदस्त मांग। कंपनी को $500 अरब के नए ऑर्डर मिले हैं और अब वो अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लिए 7 सुपर कंप्यूटर बनाने जा रही है। इसके बाद से एनवीडिया का शेयर लगातार ऊपर जा रहा है और निवेशकों का भरोसा इस पर और बढ़ा है। विप्रो से जुड़ी एक अहम खबर, कंपनी ने अमेरिकी ब्रांड हेन्स ब्रांड्स के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की है। इसके तहत विप्रो हेन्स ब्रांड्स की पूरी IT इंफ्रास्ट्रक्चर को AI टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करेगा। इस पार्टनरशिप का मकसद है कंपनी के IT खर्च को कम करना, सिक्योरिटी को मजबूत करना और बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटोमेटेड बनाना। विप्रो की ये AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी हेन्स ब्रांड्स को एक मॉडर्न, ऑटोमेटेड और सिक्योर IT सिस्टम की तरफ ले जाएगी।